नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बढ़ रहा बीजेपी का कुनबा। बीजेपी के भीतर ही तैयार हो रहा एक अलग विपक्ष। इस्तीफों की बाढ़ ने बीजेपी को बनाया विपक्ष युक्त। हरिद्वार लोकसभा सीट पर मजबूत नाकेबंदी में जुटी बीजेपी। धुआंधार जनसभाएं और रोड शो से गरमाने लगा धर्मनगरी का सियासी माहौल। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में हो रही वोट की अपील। उत्तराखंड में पोस्टर बैलेट के जरिए लोकसभा चुनाव का मतदान शुरू। घर घर जाकर मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। दिव्यांग और बुजुर्गों से कराई जा रही वोटिंग। ट्रेन हादसे का शिकार हुआ उत्तराखंड का लाल। चंपावत में सैन्य सम्मान के साथ शहीद प्रदीप बोहरा को दी अंतिम विदाई। जवान की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर। देश को विपक्ष मुक्त करते करते नौबत अब ये आ गई है कि बीजेपी खुद विपक्ष युक्त होती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों से आई एक तरफा इस्तीफों की बाढ़ ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बीजेपी के भीतर ही विपक्ष तैयार हो रहा है और आगे आने वाले समय में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या बीजेपी के भीतर ही तैयार हो रहा विपक्ष? देश को विपक्ष मुक्त करते करते बीजेपी हो रही क्या विपक्ष युक्त? लोकतंत्र में जितना जरूरी सत्ता पक्ष होता है उतना ही विपक्ष भी। लेकिन इन दिनों मानो एक हवा से चल पड़ी है, जहां विपक्ष के नेता एक तरफा इस्तीफा देते हुए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता अपना सियासी भविष्य संवारने के लिए बीजेपी का रुख कर रहे हैं। लेकिन अचानक से आए इस बदलाव ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जिस बीजेपी ने देश को विपक्ष मुक्त बनाने का प्रण लिया था, वही बीजेपी अब विपक्ष युक्त होती जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी के भीतर ही एक और विपक्ष तैयार हो रहा है? क्योंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विपक्षी नेताओं का बीजेपी में शामिल होने के बाद कहीं न कहीं उन पुराने भाजपाई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने दिल पर पत्थर रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भला बोले भी तो क्या, आवाज उठाए भी तो कहां, क्योंकि चेहरा एक है, चुनाव भी उसी एक चेहरे पर है जिसके भरोसे बीजेपी अपनी नैया पार लगाना चाहती है। जिन कार्यकर्ताओं ने दरी से लेकर पार्टी का झंडा डंडा उठाने का काम किया, आज वही नेता और कार्यकर्ता पार्टी के भीतर खुद को दरकिनार होता देख रहे हैं, जो पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं। हालांकि ये बात भी गौर करने वाली है कि बीजेपी क्राइसिस मैनेज करना भी अच्छे से जानती है। नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने नहीं आ पाती, लेकिन जिस तरह से मौजूदा हालात बनते दिख रहे हैं, ऐसे में कहना गलत नहीं कि आगे आने वाले समय में इसका अलग ही परिणाम देखने को मिल सकता है। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ बीते महीनों में विपक्षी दल कांग्रेस से दर्जनों भर नेता पार्टी का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इनमें मनीष खंडूड़ी, राजेंद्र भंडारी, दिनेश अग्रवाल, गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान, पुरोला के पूर्व विधायक मालचंद, उत्तरकाशी नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष रमेश सेमवाल, ये वो तमाम नाम हैं जिन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस को कमजोर करते हुए बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। लेकिन पार्टी के अंदर ही न जाने कितने ही असंतोष के सुर उठ रहे हैं। हालांकि पार्टी मैनेज करना बखूबी जानती है, क्योंकि इस समय सब पीएम मोदी से मंत्रमुग्ध है। लेकिन सवाल है कि इस परिवर्तन का आगे भविष्य क्या होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हरिद्वार लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवा शक्ति को संबोधित किया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवाओं के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही अपने समर्थन में वोट की अपील की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश के भविष्य युवाओं को बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम अब ये बनाएं। युवा शक्ति, ऊर्जा तो युवा में होती है, जोश होता है और कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। युवा उनके विजन के साथ जुड़े, उनके कदमों से कदमों मिलाकर चलें और विकसित भारत की जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, उस यात्रा में
हरिद्वार संसदीय सीट पर बीजेपी की ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग, एक के बाद एक वीआईपी रैली से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बीजेपी हरिद्वार में इतनी डरी क्यों है। क्या है बीजेपी का ऑपरेशन हरिद्वार, देखिए इस रिपोर्ट में। 14 विधानसभा क्षेत्र वाली हरिद्वार संसदीय सीट की 11 विधानसभाएं हरिद्वार जिले में पड़ती है, तो 3 विधानसभा देहरादून जिले में। 14 में से 6 सीट बीजेपी के पास है, तो बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय का कब्जा है। करीब 20 लाख वोटर्स वाली सीट पर 8.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोट है, जो कभी बसपा तो कभी कांग्रेस के पाले में जाता रहा है। यही वोटर्स बीजेपी के डर का कारण है। इस वोट बैंक को पाले में रखने के लिए ही ताबड़तोड़ बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है। हरिद्वार में ऐसे तमाम नेताओं के लिए लाल कारपेट बिछाया जा रहा है जो थोड़ा बहुत जनाधार रखते हैं। बसपा से 3 बार के विधायक रहे हरिदास, बसपा नेता सुबोध राकेश, ऋषिकेश से पूर्व मंत्री दिनेश धने के बेटे कनक धने, 3 बार मंत्री रह चुके दिनेश अग्रवाल, डोईवाला से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके एसपी सिंह, ज्वालापुर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता एसपी सिंह, मेयर चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता संजय महंत, विधानसभा चुनाव लड़ चुके पुरुषोत्तम शर्मा बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं और बहुत तेजी से इसमें वृद्धि हुई है ऐसे लोगों के आने में, और भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया है। हम उनको जो काम है उनको निश्चित रूप से कुछ न कुछ काम उनको दिया जाएगा ताकि वो उनकी सक्रियता बनी रहे। बीजेपी की कोशिश है कि दलित और मुस्लिम वोट किसी भी तरह कांग्रेस को शिफ्ट ना हो। लोकसभा चुनाव में यहां बसपा करीब 1.5 लाख के आसपास वोट ले जाती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां बसपा कुल डाले गए वोट का करीब 14% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस 32% वोट के साथ दूसरे नंबर पर, 52% वोट के साथ तब बीजेपी चुनाव जीती थी। लेकिन तब विधानसभाओं में उसकी स्थिति मजबूत थी। संसदीय सीट के 14 विधानसभा में से 11 सीटों पर बीजेपी विधायक मौजूद थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो हरिद्वार लोकसभा सीट है, हम पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हरिद्वार लोकसभा को जीतने वाले हैं। और जिस प्रकार से हरिद्वार की जनता ने पिछले अभी पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, वहाँ पर 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख हम निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के हुए। जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हरिद्वार लोकसभा में आम व्यक्ति का जो समर्थन भाजपा को मिला है, हम बिल्कुल निसंदेह उस सीट को पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते जीत रहे हैं। सिर्फ ज्वाइनिंग ही नहीं, स्टार प्रचारकों के भी धुआंधार दौरे हरिद्वार सीट पर कराए जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में रोड शो, साधु संतों से मुलाकात करके जा चुके हैं, तो अब 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर धर्मनगरी हरिद्वार की मजबूत नाकेबंदी में बीजेपी जुटी हुई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं डोईवाला पहुंचे हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने ग्रामीण इलाके में नुक्कड़ सभा के जरिए जन समर्थन जुटाया। उमेश कुमार ने क्षेत्र की जनता से वादा करते हुए कहा कि अगर वो संसद पहुंचते हैं तो डोईवाला में उप जिला अस्पताल के साथ ही सिडकुल खुलवाएंगे। जो कांग्रेस से थे वो आहत वो भाजपा में चले गए, जो भाजपा से आहत थे वो आप में चले गए, कुछ बसपा में चले गए। अब वो इन सब पार्टियों को छोड़कर टीम उमेश कुमार का हिस्सा बन गए। जनता प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने समर्थन दिया है, चाहे वो सैनिक, पूर्व सैनिक हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हों, चाहे वो बसपा के लोग हों। कैसा मूड लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि जनता इस बार कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी और इतिहास लिखा जाएगा। सिडकुल और उपजिला अस्पताल सबसे बड़ी 2 ज़रूरतें इस डोईवाला क्षेत्र की। आप उपजिला अस्पताल लाइए, मुझे लगता है 80% राहत लोगों को मिलेगी। 50 बेड का उपजिला अस्पताल बनाइए है, और सिडकुल के लिए इससे मुफीद जगह है ही नहीं हिंदुस्तान में, हाईवे पास में है। वहीं हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। सुरेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता रिकॉर्ड तोड़ मतों से पीएम मोदी को अपना आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी को पहले भी आशीर्वाद मिला है और आज भी संपूर्ण उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और
प्रदेश के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री धामी जी को आशीर्वाद देने जा रही है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से फीडबैक आ रहे हैं, हर जगह भाजपा मोदी वही अल्मोड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 131 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। ये पोलिंग पार्टी जिले में मौजूद दिव्यांगों और 85 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों से घर घर जाकर मतदान करवाएगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक क्षेत्र में तकरीबन 376 दिव्यांग और 1637 बुजुर्ग मतदाता हैं। के मतदान कराने के लिए आज इस मैदान पे और अल्मोड़ा विधानसभा प्रस्थान करनी है। 4 टीमों का हमने प्रस्थान करा दिया है और जो भी टीम जा रही है वो घर घर पे जाके मतदान करेगी। उसके लिए पूरे अरेंजमेंट किए गए। हर टीम के साथ सुरक्षाकर्मी हैं, उनके साथ माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं और ये वितरण का कार्य कर चुके हैं। वहीं लोहाघाट और चंपावत विधानसभा क्षेत्र में भी घर घर मतदान के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हुई। लोहाघाट विधानसभा की यहां पर एआरओ रिंकू बिष्ट ने बताया कि 26 पोलिंग पार्टियों को अलग अलग बूथों के लिए रवाना किया गया, जो घर घर जाकर दिव्यांगजन और बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान कराएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे के मुताबिक 54 विधानसभा लोहाघाट में कुल 228 दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता हैं। आज 26 पोलिंग पार्टियां घर घर मतदान हेतु रवाना हुई हैं, जिसमें कि 85 प्लस और दिव्यांग मतदाताओं का घर जाके मतदान किया जाना है और उनको ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो आप वोट कास्ट करेंगे उसमें निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखेंगे और समस्त जो निर्वाचन प्रक्रिया होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी और उस वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखा जाएगा। जो हमारे 85 प्लस के मतदाता हैं और जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, जो लोग बूथ तक आने में सक्षम हैं, उनको ये एक डोर टू डोर वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज उसी के क्रम में यहाँ जनपद चंपावत में जो 2 विधानसभाएं हैं, 54 लोहाघाट और 55 चंपावत, वहाँ पे लगभग हमारे 299। वही लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें 51 कर्मचारी अनुपस्थित रहे, जिन्हें नोटिस जारी करते हुए तत्काल रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया। बता दें कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिन्हें पीठासीन अधिकारी और पोलिंग अधिकारी के तौर पर पोलिंग स्टेशन पर मतदान करवाने से संबंधित ड्यूटी करनी है। इस बार हमारी सेकंड ट्रेनिंग चल रही है और हमारे जो अटेंडेंस है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जिन लोगों ने जो अनुपस्थित रहेंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं। वहीं लोकसभा निर्वाचन के पहले चरण में मतदान भले ही 19 अप्रैल को हो, लेकिन मतदान ड्यूटी में लगे कार्मिकों ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करना शुरू कर दिया है। निर्वाचन नोडल अधिकारी के मुताबिक नैनीताल जिले में अब तक 452 कार्मिकों ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कल तक 761 कार्मिकों के इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए थे और कल तक रामनगर जो विधानसभा है उसमें 220 पोस्टल। वहीं लोहाघाट के सीलगांव पहुंचे जिलाधिकारी रूठे ग्रामीणों को मनाने में कामयाब रहे हैं। दरअसल यहां ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी खुद 8 किलोमीटर पैदल चलकर सीलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का आग्रह किया। डीएम के समझाने पर ग्रामीण मान गए। डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे को अवसर छाद हो गई। आज मैंने फर्स्ट बार मैंने अपने डीएम साहब का मौका अपने सील गाँव की परिस्थिति के बारे में मैंने आज सुना। मैंने बहुत अच्छा हुआ, हमें खुशी हुई। हमने इस साल चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था, अब हमें अपना चुनाव बहिष्कार का ऐलान तोड़ने की, हमने डीएम साहब आने से हम खुद ही तोड़ने के आश्वासन। वहीं राजस्थान के चूरू में ट्रेन हादसे में मारे गए भारतीय सेना के यहां पर आर्टिलरी में तैनात जवान प्रदीप बोहरा का पार्थिव शरीर उनके गांव चंपावत के तपनीपाल पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। जवान का अंतिम संस्कार गुप्तेश्वर शमशान घाट पर किया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रदीप बोहरा छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। इसी दौरान चूरू में चलती ट्रेन से उनका पैर फिसला और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।
वहीं उत्तराखंड एसटीएफ ने पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों के पास से एसटीएफ ने 1,31,100 रुपए के अलावा आरोपियों से 14 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल फोन के साथ ही अलग अलग बैंक की चेकबुक भी बरामद की। देहरादून स्थित कुछ ऐसे नंबरों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साइबर फ्रॉड की कार्रवाई की जा रही थी। तो ऐसे नंबर्स और ऐसे बैंक अकाउंट्स को चिन्हित कर उनको डेवलप किया गया और उसी क्रम में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि थाना प्रेमनगर क्षेत्र से एक बड़ा साइबर क्राइम का सिंडिकेट संचालित कर रहे थे, जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विक्टिम्स को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इनके कब्जे से बड़ी संख्या में चेकबुक, पासबुक, लगभग 1,30,000 रुपए, साथ ही लगभग 64 सिम कार्ड और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं दिनेशपुर में अज्ञात कारणों के चलते 32 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि इस क्षेत्र में 10 दिन के बीच तीसरी घटना है। इलाके के वरिष्ठ लोग क्षेत्र में काउंसलिंग प्रोग्राम चलाने की मांग कर रहे हैं। लोगों में धैर्य की कमी होगी। अगर छोटी मोटी गलती होता है तो उसे आपस में शेयर करना चाहिए। आसपास में पड़ोसी उनके साथ मदद लेना चाहिए, ना कि आत्महत्या का कारण बने। मैं युवाओं से ये बात कहना चाहूँगा कि भविष्य में अगर आपके साथ कोई दिक्कत आ रही है तो अपनी परेशानी को दूसरे से साझा करें, ना कि उसका परिणाम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बढ़ रहा बीजेपी का कुनबा। बीजेपी के भीतर ही तैयार हो रहा एक अलग विपक्ष। इस्तीफों की बाढ़ ने बीजेपी को बनाया विपक्ष युक्त। हरिद्वार लोकसभा सीट पर मजबूत नाकेबंदी में जुटी बीजेपी। धुआंधार जनसभाएं और रोड शो से गरमाने लगा धर्मनगरी का सियासी माहौल। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में हो रही वोट की अपील। उत्तराखंड में पोस्टर बैलेट के जरिए लोकसभा चुनाव का मतदान शुरू। घर घर जाकर मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। दिव्यांग और बुजुर्गों से कराई जा रही वोटिंग। ट्रेन हादसे का शिकार हुआ उत्तराखंड का लाल। चंपावत में सैन्य सम्मान के साथ शहीद प्रदीप बोहरा को दी अंतिम विदाई। जवान की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर।